हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात दिनों दिन बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। सिविल वार के मुहाने पे खड़ा है पाकिस्तान। और क्या 1971 का इतिहास दोहराया जाएगा, फिर से पाकिस्तान टूटेगा? क्या ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसके कारण कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही है? और वहां के बुद्धिजीवियों का भी यही मानना है, इंटेलेक्चुअल्स का भी यही मानना है कि ऐसी हालात बन चुकी है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाए और फिर से पाकिस्तान टूटे। तो ये सारी चीजों पर अभी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पूरे कारण उसके क्या क्या हैं वो सारी चीजें देखेंगे। और ये टॉपिक आपके यूपीएससी के पेपर में, जो इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर है या इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है, तो वहां पर पेपर 2 में जो भी इन सब चीजों से सवाल आते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कशन चालू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात ये हुई कि पेशावर में जैसे ही मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहां पर धमाका हुआ, उसके बाद से ही वहां पर परिस्थितियां पहले से खराब थी और ज्यादा बिगड़ गई। और ये वीडियो बनाते बनाते तक इंफॉर्मेशन ये आई है कि क्वेटा में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और बलूचिस्तानियों ने क्वेटा में भी अभी कुछ देर पहले बॉम्ब ब्लास्ट की है और वहां पर भी बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, मारे गए हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स क्वेटा वाले ब्लास्ट की अभी तक निकल कर नहीं आई है, अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। बात करेंगे कि पेशावर में जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसके क्या मायने हैं और वहां से कैसे कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट 30 जनवरी 2023 को हुई, ये हुई एक बहुत ही सिक्योर्ड एरिया में, जो बहुत ही सुरक्षित एरिया, पुलिस लाइंस एरिया जो है पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का, वहां का जो प्रोविंशियल पुलिस हेडक्वार्टर का रीजन है पुलिस डिपार्टमेंट का, वहां पर ये हमला हुआ। और सोचिए कि पुलिस हेडक्वार्टर के रीजन में ही अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, हमला हो जाए, तो उस राज्य की या उस देश की क्या परिस्थिति होगी, क्या वहां का सिक्योरिटी का सिचुएशन होगा। और वहां पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुई उसे भी चुना गया सोच समझकर, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के टाइम पर ये ब्लास्ट हुआ, जब वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, सबसे ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। तो सोच समझकर ये किया गया और इसमें लगभग 101 लोग मारे गए, जिसमें से 90% लोग ऐसे थे जो कि पुलिस वाले थे। अब बताइए कि 101 पुलिस वाले ही 90% में अगर देख ले तो कम से कम 90 तो पुलिस वाले मारे गए 101 में से, और इससे 2-3 गुना ज्यादा लोग वहां पर घायल हैं, कुछ की सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है, तो ये गिनती बढ़ सकती है। चलिए, ये तो उनका अपना मुद्दा है, आगे की बात करते हैं। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें जानबूझकर पुलिस वालों को टारगेट किया गया है। पुलिस वालों ने इस पर क्या क्या इल्जाम लगाए हैं? सबसे पहला इल्जाम लगाया है कि ये जो किया गया है इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, ना कि टेररिस्ट अटैक है। और उनका ये कहना इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि ये जो आप देखिए यहाँ पर जो बिल्डिंग है इसकी छत तक उड़ गई है, और इनका कहना है पुलिस वालों का कि अगर कोई सुसाइड बॉम्बर वहां पर, आत्मघाती हमला करने वाला व्यक्ति वहां पर ब्लास्ट करता है, तो वो अपने जैकेट में या अपने कपड़ों में इतना एक्सप्लोसिव, इतना बारूद छुपा कर नहीं ला सकता है कि पूरी मस्जिद की छत उड़ा दे। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ है, और जो बारूद लाया गया था वो काफी ज्यादा मात्रा में था, और तभी ये पॉसिबल है कि पूरी छत उड़ गई मस्जिद की। ये आप लोग सामने फिगर में देख सकते हैं। और इनका ये कहना है कि ये आईएसआई ने करवाया है, लेकिन इसके पीछे मेन हाथ जो है आर्मी का है। और अभी जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आर्मी चीफ भी पहले आईएसआई चीफ थे, जो अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के आर्मी के हेड हैं।
तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी बनती भी है। और उनका ये कहना है कि ये एक बहुत ही सुरक्षित एरिया, सिक्योर्ड जोन है, तो इतने सारे चेक पोस्ट, कहा जाता है कि लगभग 100 से ऊपर चेक पोस्ट पार कर कर वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा होगा, क्योंकि ये प्रोविंशियल पुलिस लाइन हेडक्वार्टर था। पुलिस लाइन जो है वहां पर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर था, सारे आला अधिकारी वहां पर रहते थे, बड़े बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी रहते थे, उनकी ऑफिसेज थी। तो ऐसी सिचुएशन में इनका ये कहना है कि बिना आईएसआई की मदद के कोई भी सुसाइड बॉम्बर सारे चेक पोस्ट पार करके उतना सारा बारूद लेकर वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो इनका पहला ये है। दूसरी चीज है कि अगर चलिए ठीक है, आर्मी ने या आईएसआई ने करवाया बॉम्ब ब्लास्ट, तो क्यों करवाया? उनका ये कहना है कि जो बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन आर्मी नहीं चाहती है अभी कि इलेक्शन हो, क्योंकि शहबाज शरीफ उनके अच्छे खासे कठपुतली बढ़िया नाच रहे हैं उनके हाथों में। तो आर्मी वाले ये चाहते ही नहीं है कि वहां पर इलेक्शन अभी हो, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो जाएंगे तो हो सकता है कि इमरान खान फिर से जीत जाए, जिनकी कि आर्मी से पहले से ही टन फिस चल रही है, उनके साथ पटरी नहीं खाती, 36 का आंकड़ा है। तो आर्मी ये चाह रही है कि अभी कोई इलेक्शन ना हो और इलेक्शन में ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि आर्मी को वहां के इलेक्शन रिजल्ट को मानना पड़े और इमरान खान फिर से पावर में आ जाए और आर्मी के लिए विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। तो पुलिस वालों का ये कहना है, और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि जो बॉम्बिंग हुई है उसमें बारूद यहां तक पहुंचाने के लिए आर्मी ने मदद किया है। और उनका एक चीज क्या है कि अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस वाले, उनका कहना था कि आईएसआई के बारे में नारे लगा रहे थे कि हमको ये मालूम है जो नामालूम है, और नामालूम कहते हैं कि इसको पाकिस्तान में आईएसआई को, क्योंकि देखिए कौन खुफिया विभाग का आदमी है, कौन जासूस है, ये सबको मालूम नहीं होता है। तो वहां पर उन लोगों के लिए पाकिस्तान में एक वर्ड यूज किया जाता है नामालूम। तो वही पुलिस वाले कह रहे थे इसके पीछे जो है वो हमें मालूम है और वो ना मालूम है। तो उनका साफ साफ कहना है कि आईएसआई ने ही ये किया है। आर्मी वालों का क्या कहना है भाई, जवाब तो सब देंगे। आर्मी वालों का ये कहना है दिस इज एक्ट ऑफ टेररिज्म, और टेररिस्ट आउटफिट जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसका ये हमला है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आईएसआई का। और ये सारे जो इल्जाम है पुलिस वालों के वो बेबुनियाद है और इस पर जांच चल रही है, जो हर एक जगह के डिपार्टमेंट का होता है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी पता चलेगा आगे आपको बताएंगे। तो ये चीज कहना है पाकिस्तान की आर्मी का कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और कौन एक्सेप्ट करता है कि हमने ऐसा किया है। अब आ जाइए गवर्नमेंट के वर्सन पे। तो गवर्नमेंट वहां की कैसी है ये तो दुनिया को पता है। गवर्नमेंट एटर्नल साइलेंस, एकदम चुपचाप बैठी हुई है कि भैया हम कुछ बोलेंगे ही ना, इसके तरफ से बोलेंगे ना उसके तरफ से बोलेंगे, नहीं तो ढोल जैसा दोनों तरफ से हमको बजा देगा। तो गवर्नमेंट चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, जो हो रहा है होने दो, हु केयर्स, जो जीतेगा हम उसके तरफ बोलेंगे। तो ये परिस्थिति है वहां की सरकार की, जबकि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती थी कि सारे विभागों को कंट्रोल किया जाए। सरकार वहां पर डेमोक्रेटिकली अगर इलेक्ट होकर आती, आर्मी का दखल नहीं होता, इलेक्शंस में रिगिंग नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति होती ही नहीं। शुरू से ही पाकिस्तान में जो आर्मी है उसको सही से कंट्रोल ही नहीं किया गया। और 1948 में जब पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर पर कबायलियों के मदद से हमला किया, उसी दिन से वहां पर सरकार का कंट्रोल धीरे धीरे कम होना चालू हो गया आर्मी पे। क्योंकि अगर सरकार आर्मी को एक बार गलती करने की इजाजत दे दे तो उसके तो मन बढ़ गए भाई। अब वो छुट्टा हाथ लेकर घूमेगा इधर से उधर धीरे धीरे कि भाई जब यही गड़बड़ करने को कह रहा है तो हमारा क्या है, हम तो करते जाएंगे, ऊपर से हमारे पास बंदूक भी है। तो ये चीजें हो गई। अब कहना यह है कि सिविल वार के जैसा परिस्थिति यहाँ पर गृह युद्ध जैसा हुआ क्यों है, तो उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहली चीज की जो सरकारी विभाग हैं वो अब आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। पुलिस वाले इल्जाम लगा रहे हैं आर्मी पर, आर्मी वाले कह रहे हैं कि पुलिस वालों की फेलियर है। सरकार जो है मतलब कि जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कहना है उनका कि हम कुछ कहेंगे ही नहीं। जनता अलग परेशान है कि वो अपने आप में
उनको ये देखना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ से पैसा आएगा। और जो सरकार है वो तो कंप्लीटली पावरलेस है, उनके हाथ में कोई ताकत ही नहीं है। आर्मी जो कहेगी वो करना है। वो सही से सरकार वहां पर इस चीज की जांच तक नहीं करवा सकती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। प्लस उनकी अर्थव्यवस्था अलग झूल रही है। आज आईएमएफ ने एक और उनके सिर पे बम फोड़ दिया कि भाई हमें सारी डिटेल्स चाहिए, कि सरकारी अधिकारियों के एक लेवल तय किया कि इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, पॉलिटिशियंस हो वो अधिकारी, या फिर आर्मी के हो, पुलिस के हो, या कहीं के भी हो, एक लेवल तय किया, उसके ऊपर के जितने भी हैं। यानी कि अब क्या है कि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस अगर करप्शन के कारण हुई है तो वो भी अब आईएमएफ चेक करेगा कि कितने करप्ट आदमी और किन लोगों ने पैसा खाया है, तब जाकर अब पैसा देंगे। तो ये एक अलग झमेला हो गया है। तो सरकार अपने आप में परेशान है कि वो आईएमएफ के साथ कैसे निगोशिएट करे। और सरकारी अधिकारियों की अगर पैसे की पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आईएमएफ के पास जाती है तो पाकिस्तान में किस लेवल का करप्शन है और कैसे पाकिस्तान चल रहा है ये पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो जाएगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा नपेंगे तो पॉलिटिशियंस और आर्मी के अधिकारी। तो वहां पर एक तरह से क्या होगा कि आर्मी पर से वहां की आम जनता का भरोसा खैर पहले ही उठ चुका है, जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा कि भाई ये देश की सेवा से ज्यादा अपने पॉकेट भरने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो उनके नागरिक हैं, जो उनके सिटीजन हैं, उनमें तो एक अलग लेवल का वहां पर डिसकंटेंट फैला हुआ है, वो अलग लेवल से परेशान है सरकार से, आर्मी से, पुलिस से, सभी से। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि वहां पर जो खाने पीने की चीजें हैं, जो उनके दिनचर्या के खर्चे, रोजमर्रा के खर्चों की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि वो अब किसी से भी भिड़ जाएंगे, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है सो पाने के लिए। ये परिस्थिति बन गई है पाकिस्तान में। और पॉलिटिकल अनरेस्ट एक अलग लेवल पर है। जो टेररिस्ट आउटफिट है, वहाँ के जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, वो अलग कहते हैं कि हमें ये पावर चाहिए, ये छूट चाहिए, इस्लामिक शरिया लॉ लागू करो, ये करो, वो करो। इमरान खान अलग परेशान है, वो अलग शहबाज शरीफ को, तो आर्मी को, सबको बोलते फिर रहे हैं, अलग रैलियां निकाल रहे हैं, उनको रैलियां नहीं निकालने दी जा रही है। जो पूर्व मंत्री थे पाकिस्तान के, उन्हें एक एक करके गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तो राजनीतिक रूप से वहां पर पूरी अस्थिरता फैली हुई है। तो ये एक अलग बड़ा मुद्दा है जिसके कारण कि वहां पर गृह युद्ध हो सकता है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनका फैलाव बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था, सबसे पहले आतंकवादी ग्रुप जो थे वो या तो पीओके के रीजन में, कश्मीर के जो एलएसी के नजदीक है वहां पर मिलते थे, या फिर पाकिस्तान से बॉर्डर सटे मिलते थे। अब धीरे धीरे जो आतंकवादी ग्रुप हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैलते जा रहे हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार ने पहले सही से उन्हें रोका ही नहीं और बल्कि बढ़ावा दिया, और उसके कारण ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। और वो एक अलग अपना सरकार, खास करके टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की जाए तो खास करके टीटीपी चाह रहा है कि जैसे अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ वैसे हम लोग भी कर ले और यहाँ पर टीटीपी की सरकार हो और हम लोग शरिया कानून, इस्लामिक कंट्री और ये सब चीजें लागू करें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होगा गृह युद्ध का। और यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन है जो ये चीज चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग हो जाना है, और उसमें खास करके अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है, ये दो रीजन सबसे पहले चाह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग हो जाना है। क्योंकि ये दो रीजन जो है वो पाकिस्तानी सरकार से, वहां की आर्मी से, वहां की पुलिस से और चाइना से सबसे ज्यादा परेशान है। पीओके में तो साफ नारा लग रहा है कि भाई हमें भारत के साथ भेज दो, और करगिल से जो रोड निकलती है गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ उसे खोल दो, हम चले इंडिया के साथ, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमें आजादी चाहिए। और वहां पर हमेशा जो है रैलियां निकल रही है, मारपीट हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहां पर। कंप्लीटली राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है, जिसके कारण कि ये परिस्थिति बनी हुई है कि ये लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं।
और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है गृह युद्ध का। और धीरे धीरे यही चीजें अलग अलग रीजन में भी फैल रही है। अभी कुछ दिनों में सुनने में आ रहा है कि सिंध प्रोविंस में भी कुछ ऐसे ही आवाजें उठने लगी हैं, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वही है कि वहां पर जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है। अब पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी जो हैं उनका क्या मानना है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हामिद भशानी की। हामिद भशानी जो है एक बहुत जाने माने बैरिस्टर लॉयर हैं पाकिस्तान के, और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। तो इनका इंटरव्यू आया था अभी कुछ दिनों पहले। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात नहीं है, गृह युद्ध शुरू हो चुका है। और इनका ये मानना है कि गृह युद्ध का ये मतलब नहीं है कि लोग एक दूसरे पर गोली चलाए और सरकार की ऑथोरिटी वहां खत्म हो जाए। सरकार की ऑथोरिटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, गोली भले एक दूसरे पर नहीं चल रही है, लेकिन वहां पर बात यह है कि सरकारी अमलों में आपस में मतभेद हो चुका है। न पुलिस वाले भरोसा करते हैं आर्मी पर, ना आर्मी वाले पुलिस पर, ना पॉलिटिशियंस पर, मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट पर किसी को भरोसा है नहीं। और ये परिस्थिति गृह युद्ध वाली ही है, गृह युद्ध शुरू हो चुका है, बस गोलियां चलनी बाकी है। तो ये हामिद भशानी का कहना है। और वहां पर उनका ये कहना है कि ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान की जो नेता है, लीडर हैं वहां के, वो लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण कि ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। पहली चीज क्या की कि इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और अब क्या हुआ, आतंकवादी इनके सह पाते पाते इनके हेल्प से इतने बड़े हो गए, उनका अपने आप में एक पूरा साम्राज्य ऐसा खड़ा हो गया कि अब वो पाकिस्तान की लीडरशिप के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और वहां पर उनके लेवल में आकर या तो उनसे निगोशिएट करते हैं या उन्हें धमकाते हैं, और पाकिस्तान की लीडरशिप अब इन्हें कंट्रोल करने की हालत में है नहीं। और ये पूरा एक गृह युद्ध वाला सिचुएशन है। और इस चीज में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा अपना रिसोर्सेज, पैसे वगैरह बर्बाद किए, और उसके कारण हो गई पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस। और जो आर्थिक संकट आया उसके कारण अब जनता भी पाकिस्तान की सरकार के साथ नहीं है, या आर्मी के साथ नहीं है, या पुलिस के साथ नहीं है। टेररिस्ट जो थे आतंकवादी वो पहले से हाथ से निकल चुके हैं। तो वहां पर अभी हर लेवल पर लोग अपने आप में खुद की ही सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरी गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है। और इसका ये मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने पहले जो वहां के पब्लिक सेंटिमेंट्स थे, जो जनता चाहती थी, उसको ध्यान ही नहीं दिया। जनता क्या चाहती है, रोटी कपड़ा मकान, बढ़िया नौकरी, बढ़िया से लाइफस्टाइल और अच्छा जीवन यापन। लेकिन सरकार किस चीज में बिजी थी, सरकार बिजी थी आतंकवाद फैलाने में। और उसके कारण जो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, धीरे धीरे वहां की लीडरशिप ने, वहां के अपने नेताओं ने पाकिस्तान को कर दिया बर्बाद। और उसके कारण पब्लिक जो हो गई खफा। पब्लिक खफा हुई सो हुई, बाकी जो इन्होंने आतंकवादी पाल रखे थे अब उनके कंट्रोल में नहीं है। आर्मी तो कभी थी ही नहीं, अब धीरे धीरे पुलिस वाले भी बिदक गए कि भाई हमें तो कम से कम छोड़ दिया होता, हम पे बम फोड़ रहे हो। तो ये कारण है कि जिसके कारण वहां के बुद्धिजीवियों का कहना है कि ऑलरेडी गृह युद्ध शुरू हो चुका है, बस गोली चलना बाकी है, और इसका रिजल्ट आना बाकी है कि आगे होगा क्या। और इसमें क्या होगा कि अब भारत पर बहुत असर पड़ेगा, कुछ अच्छे भी पड़ेंगे, कुछ बुरे भी पड़ेंगे। अगर अच्छे असर की बात करें तो अगर पाकिस्तान में परिस्थिति ऐसी है और एक दो टुकड़े हो जाते हैं, तो पाकिस्तान अपने आप में इतना कमजोर हो जाएगा कि फिर वो कभी भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा। दूसरी चीज क्या है कि वहां से फिर वही हो सकता है 1971 वाली परिस्थिति बन जाए, रिफ्यूजी इधर भागने लगे, आने लगे। हालांकि पाकिस्तान के साथ जो LAC या जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर इतनी सिक्योरिटी है कि रिफ्यूजी की क्राइसिस कम हो, लेकिन उनके पास भागने के लिए जगह भी तो नहीं बचता है। अफगानिस्तान कौन जाएगा?
अफगानिस्तान जाएगा नहीं, चाइना वो घुसने नहीं देंगे, ईरान वो जाना नहीं चाहेंगे, समुद्र में तो कोई कूदेगा नहीं। तो इसके कारण यहाँ पर रिफ्यूजी क्राइसिस भी होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी चीज क्या है कि भारत के ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऐसी कुछ गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है तो वहां की आर्मी और वहां की जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो हो जाएंगे बेलगाम, ऑलरेडी हैं, लेकिन बाद में उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बचेगी कि किसी को हमें जवाब देना है या इंटरनेशनल मीडिया में बोलना है। वो करेंगे खुद, दूसरे पे मढ़ देंगे। तो ये सारी चीजें भारत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, और पाकिस्तान अगर टूट जाता है तो फायदे की भी चीज है, दोनों परिस्थिति होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एनालिसिस था कि कैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, और ऐसा ही कुछ हालात था 1971 में, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं, ईस्ट पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है, उनको वैल्यू ही नहीं देते थे। वहां पर लोग इलेक्शन जीत भी जाते थे तो न मंत्री पद मिलता था। वहां की कुछ पार्टियां जो है जो सरकार बनाने तक का बहुमत ले आती थी, सरकार नहीं बनने दिया गया। 1971 में तो यही हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया, वहां पर आर्मी घुसा दिया कि भाई इन लोगों को दबा दो। तो उसके कारण वहां पर हो गया था गृह युद्ध, रिफ्यूजी क्राइसिस, जिसके कारण भारत को वहां पर 1971 में उनके मुद्दे में कूदना पड़ा और एक नया देश बनकर निकला बांग्लादेश। और वैसी ही कुछ परिस्थिति अभी यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में, अभी के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में बनी हुई है कि वहां पर कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, और हो सकता है कि 1971 वाली परिस्थिति फिर से हो जाए और पाकिस्तान फिर से टूटे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। ये हमारी वेबसाइट की एड्रेस है, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के मटेरियल्स और बाकी चीज़ों के स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और हमसे रेगुलर कांटेक्ट में रहने के लिए, स्टडी मटेरियल वगैरह पाने के लिए आप गूगल प्ले से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।